व्यूअर्स दिक्कत आ रही है आज आपको एग्जैक्टली हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा क्योंकि टेक्निकल एरर्स है, ये कोई माई वीजा की एरर नहीं है। एंड हमारा तो एक ही मकसद होता है आपके साथ कि नंदिनी और मैं आपके साथ दिल से आपकी सर्विसेज करें और जो भी नंदिनी रिप्रेजेंट करती है पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को एंड जो कंसल्टेंट इमिग्रेशन के या जो आई सेंटर चला रहे हैं तो उनकी तरफ से नंदिनी आपको आपके समक्ष आती है और जो माई वीजा की तरफ से एफर्ट्स है कि आपको एग्जैक्ट और सच्ची सलाह आपको मिले। तो इंटरनेट हमारे आड़े नहीं आ सकता। सपोज अभी 2-4 बार और भी लाइव होना पड़ जाए, देखिए 10-15 मिनट हमारे लग गए हैं तो वो किसी खाते में नहीं आएंगे। हम आपको 5:45 तक आज 5:45 तक हम लाइव होंगे क्योंकि देखिए हमारा मकसद 5 और 5:30 का नहीं है। मकसद ये है कि आधा घंटा आपके साथ इंटरेक्ट हो, आपको समझ आए बात। तो हो सकता है कि दोबारा फिर प्रॉब्लम आ सकती है इंटरनेट की, वो वी विल फील सॉरी फॉर इट क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। टेक्निकल कोई भी दिक्कत होती है वो हमारे हाथ में नहीं होती। एंड हमारी कोशिश थी कि जो नंदिनी ने क्वेश्चन किए वो आपको इसका प्रॉपर आंसर मिले। जी सर। नंदिनी ने क्वेश्चन किया था कि 2019 में एक स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन की, 2 साल का गैप है, 5.5 एक मॉड्यूल में है और क्या उसका कनाडा का वीजा लग सकता है या कनाडा का नहीं है तो किस कंट्री में लगेगा। तो पहले हम बात करते हैं कि कनाडा का वीजा नहीं लगाना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। देखिए पहली यदि आप कोई सपोज स्टूडेंट हमारे पास आता है कि हमारे 5.5 एक मॉड्यूल में है, 6 ओवरऑल है, ग्रेजुएशन की है, कोर्स लेना है पीजी का, 8 लेवल का कोर्स लेना है, द कोर्स इज ऑफ 8th लेवल, कैन यू इमेजिन 8th लेवल कोर्स पे 5.5 ओवरऑल 6 की फाइल नहीं लगेगी। पैसा खराब करने की बात है, 70,000 80,000 रुपया का खराब हो जाएगा। तो वी डू नॉट वांट कि यू वेस्ट योर अर्नड मनी। आप अपना जो कमाया हुआ धन खराब ना करिए। किसी भी कंसल्टेंट से 5.5 से फाइल मत लगाइए और भगवान ना करे कोई एक आध वीजा लग भी गया तो उसकी प्रमोशन को देखकर अपना वीजा और मत अप्लाई करना। 70,000 to 80,000 का नुकसान है इसमें। तो माई वीजा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के लिए इस प्रोफाइल को छोड़ता है। हम देखिए 10 में से 9 फाइल्स हम वैसे रिजेक्ट कर देते हैं, हमारे मुंह पे नो लिखा होता है। हम कभी भी हर एक फाइल को वेलकम नहीं करते। जैसे एक डॉक्टर हर एक पेशेंट को सही करने की मतलब गारंटी नहीं लेता। अब जिनका 4th लेवल पे कैंसर हो गया, अब भगवान के हाथ में सब कुछ है, तो ये 5.5 या 5 बैंड एक मॉड्यूल में आना ये 4th क्लास का कैंसर है, 4th क्लास का। हम इसको नहीं पकड़ते। हाँ, जो कहते हैं विदाउट आइल्स लगा देंगे, चलो कोई बात नहीं, 5 बैंड आ गए हैं जी, वीजा के चांसेस हो जाएंगे, कुछ तो गारंटी लेते हैं 5 बैंड पे भी। माई वीजा ऐसी गारंटी नहीं लेता, राइट। सो ये फाइल जो है नंदिनी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के लिए नहीं है। यूएस के लिए इंटरव्यू है, आप I-20 लीजिए और वैसी से आप अपॉइंटमेंट लीजिए और खड़े होइए उनके पास। 5 मिनट में आपकी जिंदगी का निर्धारण हो जाएगा कि वीजा आपका लगना है या नहीं लगना। देखो 5.5 पे मैं ना नहीं करता इस फाइल को। आप यूएस के लिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यूके के लिए भी अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के लिए इस प्रोफाइल को कोशिश करिए कि ना करो। बाकी सिंगापुर है, इटली है, वो भी आप जा सकते हैं। सो एंड ऑफ द डे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कनाडा के लिए, क्योंकि 99% मेरे पास जो लोग आते हैं 5.5 बैंड लेके आते हैं कि सर हमारा वीजा अप्लाई कर दो। मैंने कहा नहीं, हम नहीं अप्लाई करेंगे। हमने अपना नाम नहीं बदनाम करना कि माई वीजा से अप्लाई किया था, रिफ्यूजल आ गया। चाहे हमने कहा भी हो कि आपका वीजा स्टेट पे है, देयर इज 10% चांसेस टू गेट वीजा, बट कई स्टूडेंट होते हैं सर लगा दो कोई बात नहीं। अब जब वीजा रिफ्यूजल आती है फिर कहते हैं जी माई वीजा से अप्लाई किया था जी, रिफ्यूजल आ गई, क्या कहें जी। तो हम नहीं चाहते कि आपका फ्यूचर डेंजर में हो और माई वीजा का फ्यूचर भी डेंजर में हो। सो नेक्स्ट स्टडी लेते हैं जी, प्लीज। मैं सभी व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज थोड़ी सी कोऑपरेशन दिखाइए हमारे साथ और हमारे साथ प्लीज जरूर बने रहिए 6 बजे तक। थैंक यू जी। तो सर मेरी नेक्स्ट केस स्टडी ये है कि अगर स्टूडेंट ने 12th पास आउट हो, ठीक है, और उसका 4 इयर्स का गैप हो। इसका मतलब उसने 2017 में प्लस 2 की जी, ठीक है सर, पर उसके पीटीए में 56 स्कोर हो। ओके, 56 पॉइंट है उसके 56 पीटीई में, ठीक है, ओके। और सर तो आप इस किस कंट्री में इसको प्रेफर करेंगे और ओके, क्या बजट? अच्छा, इसने प्लस 2 किस में की है, कौन सी स्ट्रीम में है?
आर्ट्स में की है। ओके ओके फाइन। देखिए ये एक बहुत अच्छी प्रोफाइल है, क्योंकि लास्ट टाइम भी नंदिनी ने ये प्रोफाइल डिस्कस किया था कि जब आपको याद होगा कि लास्ट केस स्टडी आपको याद होगी कि +2 की थी स्टूडेंट ने, 4 से गैप था और मैंने साफ ना कर दी थी कि कनाडा मत भेजिए इनको, कनाडा के लिए तो ये क्राइम है फाइन। बट क्योंकि पीटीई में इसके 56 स्कोर है विच इज इक्वल टू 6 बैंड, आईएलटीएस में 6 बैंड इक्वल हो गए। अब फर्स्ट प्रेफरेंस तो यही होगी कि इसका लास्ट चांस है यूके के लिए। मतलब मैं समझता हूँ कि 5 साल के गैप में बहुत रेयर चांस होते हैं कि यूके वीजा दे दे, वो इंटरव्यू बेस पे पहुंच जाते हैं, वो बात की बात है। बट ठीक है, यूके के लिए हम इसको प्रेफरेंस दे सकते हैं एंड यूएस के लिए भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए यूएस के लिए हम क्यों प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि इंटरव्यू बेस्ड है। आपने एम्बेसी ऑफिसर को फिजिकली बियर करना है, फेस करना है, उन्होंने 4 मिनट आपसे बात करनी है। पहला क्वेश्चन क्या होता है, वाई यूएसए, कि यूएसए क्यों जाना चाहते हो। दूसरा, जो आपने सब्जेक्ट लिया है वो क्यों लिया। तीसरा, जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो वो क्यों ली। चौथा क्वेश्चन, पैसा है जेब में, बजट कितना है, कितना पैसा लगेगा, खाने पीने रहने का खर्चा है आपके पास। ये 4 बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे, इसके बगैर आपका छुटकारा नहीं है। हाँ, उसके बाद ये पूछ लेंगे कि वहां पर आपकी सेटलमेंट वहां पर कैसे करेंगे, मतलब पढ़ने के ड्यूरिंग वापस कैसे आएंगे, ये जो स्टडी कर रहे हैं वो इंडिया में क्यों नहीं कर रहे, इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर एडमिशन क्यों लिया आपने, यूएसए की XYZ मतलब स्टेट को क्यों चुना आपने। तो ये क्वेश्चंस तो बेसिक आते ही आते हैं। यूके हो तो यूके वाले ऐसा क्वेश्चन करेंगे, कनाडा जाओगे सपोज कोई इंटरव्यू तो खैर नहीं आती, यूके एंड यूएस में जो इंटरव्यू आती है उसमें तो यही पूछा जाता है, न्यूजीलैंड में यही पूछा जाता है। तो ये जो प्रोफाइल है 4 साल के गैप पीटी के साथ सिर्फ यूके एंड यूएस के लिए, यूएस के लिए मैं सोचूंगा कि आपको प्रोफाइल मत करिए, क्योंकि कई बार जो सोल डिस्क्रिप्शन है वो वीजा ऑफिसर पे आती है कि वहां पर आइल्स को जरा प्रेफरेंस देते हैं। यदि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग ठीक है, वी आर गुड इन इंग्लिश, आपकी फ्लुएंसी अच्छी है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, आप यू गो हैड। बट यदि आपको लगता है कि आपको ये प्रोफाइल सिर्फ यूके के लिए जानी चाहिए तो वी विल वेलकम यू कि आप यूके में इसकी एडमिशन करिए, राइट। सो 4 साल का गैप पीटी की हुई है 56 स्कोर से, तो यूके के लिए इनको जाना चाहिए। अब सेकंड थिंग इज दैट इन्होंने आर्ट्स में की है। देखो ये सबसे बड़ी बात जो मैं करने जा रहा हूं, आप मतलब आंखें कान खोल लो ये बात सुनने के लिए। +2 आर्ट्स के स्टूडेंट को वर्क परमिट नहीं मिलेगा यदि उसके पास मैथमेटिक्स नहीं है। सर ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज हो गया। देखिए हमने शुरू से बोलते आ रहे हैं कि स्टेम कैटेगरी STEM, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, यदि आपके पास साइंस नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, इंजीनियरिंग नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है, तो यूके में वर्क परमिट भूल जाओ आप। इट्स नॉट इजी। जो कंसल्टेंट ये कहते हैं कि आपका तो हम जी आपको यूके लैंड करवा देंगे, अरे यूके लैंड हो रहा बंदा 20 लाख में, क्योंकि 10 लाख तो फीस होगी। इनर लंदन में तो ये 12-13 लाख के करीब फीस पहुंच जाती है नंदनी। अब आउटर लंदन की बात करें तो 10 लाख से कम फीस नहीं है, और 10 लाख आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा शो मनी जो किया आपने। तो 20 लाख रुपया 1 साल का, यदि आपका कोर्स 3 साल का हुआ, डिग्री 3 साल करने जा रहे हैं, तो 60 लाख रुपया, 60 लाख, 20 लाख रुपया 1 साल का, खाना पीना रहना पढ़ना, तो 3 साल का हो गया 60 लाख। फीस तो 30 लाख होगी, 30 लाख खाने का हो गया, 60 लाख रुपया लगा के 3 साल बाद PR तो होनी नहीं, तो वापस आएंगे। क्योंकि Tier 4 वीजा में जो TIER Tier 4 वीजा है उसमें आपको वर्क PR नहीं है। दिमाग लगाइए अपना, कंसल्टेंट के पीछे मत भागिए। यूके की जो यूके BA की जो वेबसाइट है, यूके की वेबसाइट है, ये पढ़िए, इसको देखिए कि कौन कौन सी कैटेगरी में आपको वर्क परमिट मिलना है, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलना है। इतना आसान नहीं है यूके में। तो बस अब क्यों लोग भाग जाते हैं वहां पर। देखिए एडमिशन होती है और स्टूडेंट वहां पर 2 महीने नहीं पढ़ता और गायब, क्या करोगे। अच्छा, कई कंसल्टेंट कहते हैं कि सर 30% हमें फीस दे दो, कैश लेटर निकलवा लेंगे। अब कैश का मतलब होता है कंफर्मेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडी। जैसे ऑस्ट्रेलिया में आपको COE मिल जाती है, कंफर्मेशन जो आपकी एनरोलमेंट है, कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट, ऐसी कैश लेटर मिलता है आपको यूके में। अब कैश लेटर 30% पे ले लिया आपने, मतलब 10 लाख फीस है, 30% 3 लाख हो गया। 3 लाख जमा कराया, डिपॉजिट कराई, कैश लेटर आ गया, आपका वीजा लग गया कि बाकी का पैसा आप जमा कराओ।
तो कौन जमा कराएगा? किसी ने नहीं जमा करा, सब भाग जाते हैं। इसलिए जो स्टूडेंट यहां पर रह जाते हैं उनको डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। क्यों? अब वैसे ही कहती है कि 10,000 स्टूडेंट यूके में आया, 7,000 भाग गया, 3,000 पढ़ रहा है, तो 7,000 जो भागा वो किस कैटेगरी में था? जिन्होंने 30-40% फीस जमा कराई थी। अब उन्होंने क्या कर दिया? रूल चेंज कर दिया। उन्होंने कहा अब फीस जमा कराओ 70%, 80%, 100% फीस जमा कराओ। और साथ में वो देखते हैं कि कोई आपका कोई फेक डॉक्यूमेंट उनको नजर आ गया तो भैया फीस नहीं वापस होगी आपकी 10 लाख। ये बहुत बड़ा बॉम्ब पड़ता है आपके ऊपर कि कोई भी आपने फेक लेटर लगा दिया यूके में, वो तो सर्च करते हैं कि कोई +2 का कोई फेक लेटर लगा दिया, सर्टिफिकेट लगा दिया या कोई ऐसा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा दिया, वो तो बहाना ढूंढते हैं। और उन्होंने देख लिया और प्रूव हो गया आपका यूके में बैन है, और मतलब वीजा तो क्या मिल रहा है, मतलब फ्यूचर खराब है, और फीस जो दी हुई है वो वापस नहीं आनी। ये तो बहुत बड़ा रिस्क हो गया फ्यूचर के साथ। तो कंसल्टेंट को भागोगे कि सर हमने तो आपके थ्रू फीस जमा करी थी 7 लाख 8 लाख 10 लाख, आप फीस जमा कराओ, आप दो में फीस। तो देखिए बाहर की जो कंट्रीज हैं, ओवरसीज में जब आपने पढ़ने जाना है तो एक रिक्वेस्ट माई वीजा की तरफ से अपने पल्ले बांध लो कि कभी भी फेक डॉक्यूमेंट मत लगाइए। फेक डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? सर +2 की है, गैप है 3-4 साल का, 5 साल गैप है, तो बीए की डिग्री लगा लेते हैं, 3 साल कवर हो जाएंगे। बताओ, मतलब दुनिया भर के ये लोग कर रहे हैं। समझ नहीं आ रही। यदि आपको मुझे समझ आ रही है तो क्या एम्बेसी ऑफिसर को समझ नहीं आएगी कि 5 साल गैप हो गया +2 के बाद, 3 साल की डिग्री लगा ली, 2 साल गैप कवर कर दिया, चलो जी एडमिशन लो जी, कनाडा बंदा पहुंच गया, यूके पहुंच गया जी, यूएस पहुंच गया जी। और इस चीज को कितना प्रमोट करते हैं कि देखो जी उन्होंने तो बीए की डिग्री लगाई थी और हो गए, चला गया जी वो। क्या कंडीशन है कि आपके साथ भी ऐसा होने वाला है? तो फेक डिग्री मत लगाइए, फेक डॉक्यूमेंट मत लगाइए, फेक फाइनेंस मत अरेंज करिए, फंड मत लगाइए फेक। मैं कई स्टेट्स में घुमा हूं, कई सिटीज में गया हूं, मुझे बहुत दुख से कहना पड़ता है लाइव कि मैक्सिमम कंसल्टेंट पैकेज करते हैं कि सर हम आपका वीजा लगने के बाद 5 लाख रुपए फालतू लेंगे, फीस आपकी कितनी टोटल लगेगी? 20 लाख। ऐसा लगनी 15 लाख है, 20 लाख लगेगी, 5 लाख हमारा जी प्रॉफिट है, क्योंकि ना हमने आपसे ट्यूशन फीस मांगी है, ना हमने कोई फंड शो करने का मांगा। 5-5 लाख रुपए। अच्छा फिर वीजा रिफ्यूज आए तो वो कहते जी हमारा नुकसान है जी, आपका तो नुकसान हुआ नहीं, बट वीजा तो रिफ्यूजल हो गया, उस फाइल पे कलंक तो लग गया। तो ये कोई सोचते समझते नहीं है। इतना ऊंचा, इतना ज्यादा, इतना क्लियर माई वीजा आपको कन्वे करता है, बट समझ आती नहीं आती ये तो आपने देखना। देखिए पैसा आपका, फ्यूचर आपका, आपने खुद डिसाइड करना। हम तो बताने वाले हैं कि वहां पर बॉम्ब पड़ा है, हाथ मत लगाइए, नजदीक मत जाइए। आप चेक करते हैं कि बॉम्ब को देख लें कि फटेगा नहीं फटेगा। हमने तो कई बॉम्ब देखे ऐसे फटे हुए जो फटते हैं। तो हम तो आपको अवेयर करने के लिए वीडियो बनाते हैं, हमारा कोई पर्सनल मतलब नहीं होता। यहाँ पर हम जब भी ट्रेनिंग देते हैं हम बार बार ये कहते हैं आप ट्रेनिंग लो, हमसे काम करो ना करो आपकी मर्जी। आप आओ काउंसलिंग लो, हमसे फाइल लगवाओ ना लगाओ आपकी मर्जी। हम तो किसी को कहते भी नहीं है कि हमसे वीजा अप्लाई करो। हम तो कहते हैं कि आपको जो आपके लोकल एरिया में जो रेप्यूटेड अच्छा कंसल्टेंट है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, लगवाइए वीजा। अरे आपका वीजा लगे, हमें इसमें कितनी खुशी होगी। तो ओवरऑल मैं जो दिल से बात करना चाहता हूँ वो ये है कि फेक काम मत करिए और ये पैकेज सिस्टम में मत पड़िए। मैं तो यही कहूंगा। तो अब थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ मैं बात करते करते, थोड़ा सा ज्यादा बोल जाता हूँ। आई विल ऑलवेज फील सॉरी, क्योंकि ये नेचर है, बंदे की नेचर चेंज नहीं होती। तो कोशिश ये होती है कि माई वीजा और देखो नंदिनी और मैं आपसे इंटरेक्ट होने का मतलब ये होता है कि आप अवेयर हैं। अब इतनी मेहनत करती है, पूरा हफ्ता मेहनत करती है। सो स्टूडेंट से इंटरेक्ट करती हैं, पेरेंट्स इनको फोन करते हैं, 98158737 पे फोन आते हैं, इनको हम प्रोफाइल्स लिखाते हैं। ये मेहनत करती है, ये जॉर्डन करती है मुझे पूछने के लिए, मुझे फोन करती है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब आप फ्राइडे को 5 o'clock लाइक बताइए, चलो उसमें हम बात करेंगे ताकि आपको भी बेनिफिट मिले, मुझे भी और लोगों को भी बेनिफिट मिले। सर ये तो मेरा फर्ज है कि मैं आपके व्यूअर्स को काफी सारी नॉलेज दे पाऊँ। सो नाइस, थैंक यू नंदिनी। सो 4 साल का गैप, तो पीटीई यूके में आप करिए। और अभी इन्होंने कहा था कि सपोज
5 इयर्स का गैप है +2 के बाद, तो यूएस के लिए ही आप ये जो फाइल है वो लगा सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट केस स्टडी। सर तो मेरी नेक्स्ट केस स्टडी ये है कि अगर स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन की हो और 10 इयर्स का गैप हो, ओके, उसके आइल्स में 6 बैंड्स हो, तो सर आप कौन सी कंट्री प्रेफर करेंगे? ओके। सर 10 इयर्स का गैप तो बहुत ज्यादा गैप जी होता जी है। जी जी। देखिए, ये क्वेश्चन आपका वैलिड है और नेचुरली कि ऐसे प्रोफाइल्स आई हैं आपके पास, आती भी हैं, स्टूडेंट्स को नो डाउट कन्फ्यूजन भी होती है। अब जैसे नंदिनी को ये केस आ गया कि 2011 में जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, अब वो अब जाना चाहते हैं, तो स्टूडेंट जा सकते हैं। 10 साल का गैप कोई मायने नहीं रखता, बट एक एस्ट्रिक साइन बीच में ये आता है कि गैप जो है वो जस्टिफाइड होना चाहिए। 10 साल के गैप की कोई दिक्कत नहीं है, बट 10 साल में आपने क्या क्या किया। जॉब की, आपका ऑफर लेटर आया जॉब में, आपका अपॉइंटमेंट लेटर आया, आपका सैलरी स्लिप्स आई, और आपका कोई पीएफ कटा, सारी की सारी हमें हिस्ट्री बताइए। आपने कितनी कंपनी चेंज की, कितने में रेजिग्नेशन लेटर डाले आपने, कितने आपको लेटर ऑफ रिलीविंग मिला, वो सारा हमें 10 साल का बताइए। वीजा हम अप्लाई करेंगे और कोशिश होगी कि टेक्निकली हम, देखिए हम, हमारा काम ही डेली यही रहता, हम तो सोते जागते उठते बैठते 24 आवर्स वीजा और इमिग्रेशन एंड माइग्रेशन के बारे में सोचते हैं, तो थोड़े से टेक्निकली ज्यादा हो जाते हैं, हमें प्रोफाइल समझ भी आती है, और हम पहले 20 सेकंड में बता देते हैं कि इसके वीजा के चांसेस कितने हैं। 10 साल का गैप है, डरने की जरूरत नहीं है। आपने ग्रेजुएशन की है, बीए, बीकॉम, बीएससी नर्सिंग, कोई भी ग्रेजुएशन की है आपने, बीसीए की है एंड या बीबी की है, आप 10 साल आपने क्या किया उसका रिकॉर्ड हमें दे दो, तो वीजा आपका वेरी इजीली अप्लाई होता है और वीजा आते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं उसको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कोई भी फेक डॉक्यूमेंट उसमें मत लगाएं। यस, सो माय जहाँ पे फेक डॉक्यूमेंट लग गया वहां पे आपके वीजा के चांसेस बिल्कुल 0 हो जाते हैं। और देखिए, रात को नींद नहीं आएगी आपको। सबसे बड़ी बात यह है, आपको मालूम है कि ग्रेजुएशन में आपने सपोज टेम्परिंग की है या आपने आइल्स में कुछ टेम्परिंग की है, पकड़े जाओगे। देखिए, आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत वास्ट एंड फास्ट हो चुकी है। आपके फिंगरप्रिंट्स, आपके सिग्नेचर, आपकी हैंडराइटिंग, बड़ा कुछ शो होता है। तो ऐसा काम मत करिए जहां पर एम्बेसी को लेटर लिख के आपको बताना पड़े कि प्लीज हमारे ऑफिस आइए और बताइए कि डॉक्यूमेंट आपने कहां से बनाया, और पुलिस वहां पर बैठी होती है और साथ में आपकी अरेस्ट डाली होती है, तो बचिए। राइट जी। तो चलिए सर, अब हम अपनी नेक्स्ट केस स्टडी की ओर चलते हैं। हाँ, ये आपने एक मुझे बात की थी एफआईआर के हाँ बारे जी में सर। ना, वो केसेस कर लेंगे। ये आप कीजिए। तो सर अब हम अपनी, हाँ, ये आपके लिए, आपने ये मुझे क्वेश्चन हाँ किया था आपने। हाँ जी सर, है? ये तो केस स्टडी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने आपको पकड़ा ली। जरूर इसे जरूर सुनिए। जी जी। तो चलिए सर, जैसे कि एक स्टूडेंट ने 2002 में +2 पास आउट हो, ये केस स्टडी के लिए हम लाइव होते हैं। ये ध्यान रखना, ये केस स्टडी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, मजा आएगा आपको सुन लेना। 2-4 मिनट बाद में लग जाएंगे, बस सुनना ध्यान से इसको। जी सर अगर स्टूडेंट ने 2002 में +2 पास आउट हो, 2005 में उसने बीकॉम की हो, जैसे 3 इयर्स उसको लग जाते हैं, 5 ईयर 2005 तक उसने बीकॉम की हो, उसको 3 उसके बाद बीकॉम के बाद 3 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, ठीक है, टिल 2008। 8 ईयर का, ठीक है, एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर सर उसके बाद अगर स्टूडेंट ने 2010 में एमए की हो इन इकोनॉमिक्स, ठीक है, और फिर उसके बाद 5 इयर्स का गैप हो, अच्छा ठीक है, ओके, और फिर उसके बाद सर उसकी शादी हो गई हो और उसके बच्चे भी हो गए, ठीक है, फिर उसके बाद 2017 में उसने बीएड की हो, बीएड कर ली उसने, बीएड की, अच्छा, तो सर अगले साल 2018 में उस पे एफआईआर होगी, अच्छा, सर किसी भी जैसे डाउरी पे होगी फॉर एनी, चलिए बात है, हाँ, कोई एफआईआर कहीं पर भी हो, कैसी भी हो सकती है, कोई भी रीजन हो पर सकता है सर वो उसका। उसी साल क्लियर हो जाती है अच्छा, ठीक है, क्लियर होगी, ओके। सर उसके अगले साल 2019 में उसने पीजीडीसीए कर ली उसने। पीजीडीसीए, ठीक है, ओके, और 2020 में कोविड आ गया। हाँ, वो उसका एक्सपीरियंस खत्म हो गया, उसमें नहीं किया उसने। जी सर उसने 6 बैंड ईच हो, ठीक है। तो सर कौन सी कंट्री काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। तो इसके लिए देखिए कौन सी कंट्री को माई वीजा सजेस्ट करता है। तो जैसे नंदिनी ने बताया, मुझे दिखा दो, यस लीजिए आप। देखिए इन्होंने 2002 में, आज से 18-19 साल पहले +2 की,
तो इसका मतलब इनकी एज अप्रॉक्सीमेटली 18 से प्लस कर 36-37 साल का ये स्टूडेंट या सपोज क्लाइंट होगा कि जिन्होंने +2 की 2002 में, 2005 में बीकॉम कर ली, तो 3 साल में बीकॉम होगी। अब 2005 से लेकर 2008 तक इनका एक्सपीरियंस है जो कि ऑथेंटिकेटेड है, जस्टिफाइड एक्सपीरियंस है। अब 2010 में इन्होंने एमए कर ली, देखो बीकॉम को एमकॉम नहीं किया, इन्होंने एमए इकोनॉमिक्स कर ली। और फिर आई थिंक फीमेल है, 5 इयर्स का इनका गैप इसलिए हुआ बिकॉज मैरिज होगी और किड हो गए इनके, तो 5 साल का इनका गैप हो गया। और ड्यूरिंग दिस गैप मुझे लगता नहीं कि ये जस्टिफिकेशन होगी इनकी, बताया भी नहीं आपने, आई थिंक ये जस्टिफाइड नहीं होगा मेरे ख्याल में, है ना, क्योंकि मैरिज होगी, आगे किड्स हैं, उनको टेक केयर करना है, तो 5 ईयर गैप हो गया इनका। 2017 में इन्होंने बीएड कर ली, देखो पहले बीकॉम की, फिर एमए की, फिर बीएड की। ये भी प्रोफाइल्स हमारे पास आती हैं, ये नो डाउट कि आगे, क्योंकि 2018 में इन पे एफआईआर हुई है, कोई कोई डाउरी का केस हो गया या कोई क्रिमिनल केसेस कोई हो गया, तो हम पर्टिकुलर तो हम नहीं चाहते, एफआईआर किसी भी कारण होगी मान लो, और उसी साल इनकी क्लियर भी होगी। और पढ़ने में बड़ा ही इनको इंटरेस्ट था, तो 2019 में पीजीडीसी भी कर ली। अब पीजीडीसी की तो 2019 तक इनका पीजीडीसी हो गया, 1 साल की है। 20 में कोविड आ गया तो ये काम ही नहीं किया इन्होंने, एक्सपीरियंस नहीं हो पाया। अब 6 बैंड ईच आ गए इनके, देखिए बीकॉम, एमए इकोनॉमिक्स, फिर बीएड और फिर पीजीडीसी, काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, और साथ में एफआईआर। अब देखिए जो एफआईआर का सिस्टम होता है, ये आप सारे व्यूअर जान लें, क्योंकि इसके लिए एक स्पेशल केस ली गई। एफआईआर जो होती है ना, जो आपकी कोई क्राइम पे पड़ती है आपको, यदि आप पे एफआईआर हुई है और वो क्लियर है, तो आप किसी भी कंट्री मूव कर सकते हैं, अनटिल और अनलेस आपको किसी कोर्ट ने बाहर जाने से मना ना किया हो, वो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बन जाता है। यदि आप पे कोई फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होगी आपकी और आपने वो क्लियर कर ली, तो देन यू आर एलिजिबल टू मूव एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, किसी भी कंट्री जा सकते हैं। बट कंडीशन इज दैट कि आप पे सारे जो केसेस हैं वो क्लियर हो चुके हो कोर्ट की तरफ से। अब कंट्री मूव करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि जो इनका 2010 से लेकर 2015 जो 5 साल का गैप है, ये प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी दिक्कत बन जाएगी हमारे लिए। सो मुझे लगता नहीं कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज इनको एडमिशन देगा। देखिए इनका एडमिशन सिर्फ यूएस में हो सकता है। वहां पर भी जाके जब ये इंटरव्यू देते हैं, उसमें इनको बताना पड़ेगा कि जो 5 साल का जो गैप पड़ा वो क्यों पड़ा। इन्होंने जो 2005 में जो बीकॉम की और 2010 में एमए कर ली, जो बीकॉम से एमए इकोनॉमिक्स करने का जो सफर है, ये क्यों किया। चलो बीएड भी कर ली, क्या आगे एमएड कर सकते थे, पर एमएड नहीं किया, इन्होंने पीजीडीसी कर लिया। क्योंकि ऐसी फ्लक्चुएटेड प्रोफाइल्स बहुत आती हैं। ये क्यों आती हैं, इसका बेसिक रीजन मालूम है आपको क्यों आती हैं? इसका रीजन ये होता है कि प्रॉपर काउंसलिंग नहीं हो पाती। प्रॉपर काउंसलिंग तो बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम यहाँ पर फिर ऊंची आवाज में यही बोलते हैं, प्यार से ऊंची आवाज में यही बोलते हैं कि 10th के बाद जब आप +1 में जब अपने सब्जेक्ट्स लेने ने, चाहे आपने आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, कोई वोकेशनल सब्जेक्ट लेना है, एक बार तो बात करिए हमसे, पूछिए कि मैं ये सब्जेक्ट लेना चाहता हूं, तो मैं ओवरसीज एजुकेशन लेना चाहता हूं, तो क्या मेरे ये सब्जेक्ट ओवरसीज एजुकेशन के लिए ठीक है? अब आप कहते हैं मैं म्यूजिक लूंगा, पेंटिंग लूंगा, संस्कृत लूंगा और कनाडा जाके झंडे गाड़ दूंगा, कुछ नहीं बनने वाला। सो आपको इकोनॉमिक्स लेना पड़ेगा, पॉलिटिकल साइंस लेनी पड़ेगी, या साइकोलॉजी है, या आपके पास कोई वोकेशनल सब्जेक्ट्स है, वो लीजिए ना। ये सारी उम्र आप हिंदी, पंजाबी, संस्कृत और ड्राइंग और पेंटिंग के पीछे पड़े रहेंगे, म्यूजिक के पीछे पड़े रहेंगे, तो फ्यूचर नहीं बनने वाला। यही तो काउंसलिंग का फायदा होता है। अब इन्होंने 2002 में +2 करके अपने 15 साल का जो फ्लक्चुएटेड करियर है वो खराब कर दिया। अब हम इनको क्या बताएं, क्या ना बताएं। अब स्टूडेंट को हमारे पास आना पड़ेगा, हमें पूछना पड़ेगा कि ये इकोनॉमिक्स में इंटरेस्टेड है तो हम इकोनॉमिक्स के रिलेटेड इनको कोर्स लेके देंगे। फिर ये कहते हैं कि मैं पीजीडीसी किया तो मुझे कुछ कंप्यूटर के रिलेटेड कोर्स लेके दो, तो हम कंप्यूटर के लिए डालेंगे। ये कहते हैं कि मैं
कॉमर्स में जो मैंने अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स पढ़ा है उसके रिलेटेड मुझे कोर्स लेके दो। तो हमें स्टूडेंट के इंटरेस्ट के मुताबिक यहाँ पर काम करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, 5 साल का गैप जो कि अनजस्टिफाइड है, उसके लिए बहुत मुश्किल है ये प्रोफाइल। यूएस की एम्बेसी में जाके इंटरव्यूअर से बात करें कि मेरा ये कारण था, देन पॉसिबिलिटी है कि चांसेस है कि वीजा मिल जाए। अदरवाइज इनके लिए इटली के द्वार खुले हैं, सिंगापुर के द्वार खुले हैं, साइप्रस जा सकते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को छोड़ के बाकी ये किसी भी कंट्री में एलिजिबल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यू है, इंटरव्यू आपको बताना पड़ेगा। और यदि वो वीजा ऑफिसर कन्विंस होता है तो ठीक है, आपको वीजा मिल जाएगा। इस प्रोफाइल की कोई गारंटी नहीं है, वैसे गारंटी तो लेती भी नहीं है। ये प्रोफाइल हमारे लिए बहुत वीक प्रोफाइल मानी जाती है, जहां पर ट्रैक बहुत बार बार चेंज हुए हुए हैं, राइट। नंदिनी, हमने तकरीबन 4 केस स्टडीज कर ले हैं। हाँ जी सर। एक आध केस स्टडी और कर लेते हैं, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रिसिटी फेलियर था, इंटरनेट की दिक्कत आई, आपसे प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं हो पाई। तो 1-2 केस स्टडी और लेते हैं। नेक्स्ट टाइम जो हम केस स्टडी लेंगे वो नो डाउट कि यूके यूएस को ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज का थोड़ा सेशन वो डिस्टर्ब इसलिए हो गया पहले 10 मिनट का, क्योंकि मैंने बताया था कि लाइट की दिक्कत थी, इलेक्ट्रिसिटी की फेलियर हो गया, इंटरनेट की दिक्कत आ गई, इसलिए आपसे प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं हो पाई। पर फिर भी नंदिनी आपके साथ पूरी इंटरेक्टेड है। एंड आपकी केस स्टडी, जो आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जो जिन्होंने इनको क्वेश्चंस दिए हैं, उनको उम्मीद है कि इनको सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो रहे होंगे। और नेक्स्ट टाइम जो हमने केस स्टडी लेनी है वो इसी को हम आगे प्रमोट करेंगे, जो 23 अप्रैल फ्राइडे को 5 o'clock हमें लाइव होना है। तो उसमें हम केस स्टडी तो लेंगे, साथ में एक सबसे बढ़िया टॉपिक, वो पता क्या लेंगे? रेलेवेंसी का। क्या बात है सर, अब हम नेक्स्ट टाइम रेलेवेंसी उसका कारण ये है कि जितने भी वीजा रिव्यूज होते हैं, मैक्सिमम कारण रेलेवेंसी होती है। कि सर मैंने कॉमर्स के रिजल्ट लिए थे, सर मुझे पता नहीं क्यों साइंस दे दिया इन्होंने। अब कंसल्टेंट को नहीं मालूम पड़ रहा कि कॉमर्स को साइंस क्यों दे रहे हो भाई, मेडिकल वाले को नॉन मेडिकल के सब्जेक्ट्स क्यों दे रहे हो। तो उनको उसी स्ट्रीम में रखो ना, उनका इंटरेस्ट देख लो। कि सपोज कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है, अब आपको हॉस्पिटैलिटी के पीछे भागते मत रहो, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट के अलावा भी सब्जेक्ट होते हैं। वो 23 अप्रैल फ्राइडे इवनिंग 5 o'clock हम बात करेंगे, खुल के चर्चा करेंगे। आज की 1-2 स्टडी ले लेते हैं और फिर इस जो सेशन को वाइंड अप करेंगे। हमारा यहाँ पे मेन मकसद ही यहाँ पे आने सिर्फ आपको अवेयरनेस देना है। यस, बिल्कुल नंदिनी। सो बिल्कुल क्लियर कट जो प्रोफाइल है, हमने कुछ जलेबी नहीं तलनी आपके आगे और सीधा साधा बात करनी है। इस प्रोफाइल पे वीजा के इतने चांसेस हैं। आप कहते हो सर माई वीजा, मैंने तो ऐसे ही बोलती हैं जी, मैं फलाने कंसल्टेंट के पास गया था तो उसने तो वीजा अप्लाई कर दिया। अब वीजा अप्लाई किया, आगे देखते हैं कि वीजा आता कि नहीं आता। जब वीजा आ जाए तो जरूर आप हमसे कॉन्टेक्ट करिए। क्यों? जहां पर हम कहते हैं कि 100% वीजा नहीं लगेगा, वहां पर कुछ हमारा एक्सपीरियंस भी बोलता है इसमें। हम बहुत बड़े तो नहीं हुए, आपके प्यार के बदौलत ही आज हम यहाँ पर इतना स्पष्ट, क्लियर, ऑनेस्टी से जो हमारे वर्ड्स निकलते वो आपके प्यार की बदौलत है। यहाँ पर कोई छल कपट और कोई घुमावदार जलेबियां नहीं बननी, यहाँ पर सीधी बात है। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज जी। सर मेरी नेक्स्ट केस स्टडी ये है कि अगर स्टूडेंट ने 2010 में +2 पास आउट हो इन कॉमर्स स्ट्रीम, अच्छा, उसने 2013 में बीकॉम की हो जी, और उसने 2015 तक एमए इन इकोनॉमिक्स कर लिया, ठीक है। अगले उसने नेक्स्ट ईयर में बीएड विद कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉरेस्पॉन्डेंस ने बीएड की है कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। देन उसका 3 years ऑफ एक्सपीरियंस है और उसके 6.5 बैंड्स हैं और 6 ईच बैंड। 6 मतलब नॉट लेस देन 6 है, नॉट लेस, ठीक है, ठीक है। तो देखिए वही बात आ गई कि पहले बीकॉम की और फिर एमए में कन्वर्ट हो गई इकोनॉमिक्स की। 2010 में स्टूडेंट ने कॉमर्स में +2 किया, फिर 2013 में बीकॉम कर ली, ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, फिर उसने साथ ही एमए स्विच कर लिया। देखो लास्ट भी प्रोफाइल हमने एक उठाई थी जहां पर कॉमर्स बीकॉम किया और फिर एमए में इकोनॉमिक्स में कन्वर्ट हो गए, उस वक्त बीएड कर ली। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि यदि मान लीजिए ये बीएड के बेसिस पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो 7 बैंड चाहिए हमें कनाडा के लिए, सिर्फ मास्टर्स इन एजुकेशन लेने के लिए। अब स्टूडेंट ये कहता है कि आप हमें बीएड का एमएड रहने दो, आप मुझे एमबीए में करा दो एडमिशंस, या हमें पीजीडीसीए पीजीडीबीएम का कोर्स करा दो, पोस्ट ग्रेजुएट बिजनेस मैनेजमेंट।
हमारी कोशिश ये होती है कि ऐसा स्टूडेंट एक बार जरूर मिले, क्योंकि इसकी 3 चांस बन जाते हैं। हम इनको कॉमर्स के रिलेटेड भी सीट दे सकते हैं, बिकॉज शी हैज डन और ही हैज डन बीकॉम। सेकंड, इन्होंने एमए इकोनॉमिक्स की है तो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड में कोर्स मिल सकते हैं। बीएड करने के लिए मुझे लगता नहीं है कि 6.5 नॉट 6 इज सफिशिएंट बैंड। देखिए, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन या जो इन्होंने बीएड से एमएड जो मास्टर ऑफ एजुकेशन करनी है, देखो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आपने लोगों से इंटरेक्ट करना है, बीएड के बाद एमएड करेंगे या एमफिल करेंगे तो आप बच्चों को पढ़ाओगे, लोकल बच्चों को पढ़ाओगे, वहां पर जाके चाहे कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, कोई भी कंट्री हो, लोकल लोगों को पढ़ाएंगे। आपकी जो फ्लुएंसी है वो उस कंट्री के मुताबिक होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात। जैसे बीएड है ऐसे ही बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी नर्सिंग है। क्यों? क्योंकि लोगों से इंटरेक्ट करना है आपने, और जब भी आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो लेवल ऑफ स्पीकिंग आपका है वो हाई होना चाहिए। तो 7 बैंड सपोज आपके स्पीकिंग में आते हैं या ओवरऑल 7 बैंड आ जाते हैं, नॉट लेस 6.5, तो ये प्रोफाइल बीएड के बाद एमएड के लिए भी जा सकती है। तो डिपेंड करता है कि इनका इंटरेस्ट कैसे है। ये प्रोफाइल कनाडा के लिए भी सुटेबल है एंड ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, न्यूजीलैंड के लिए भी, यूएस यूके तो जा ही सकते हैं। तो डिपेंड करता है इन्होंने कॉमर्स में आगे अपनी स्टडी को परस्यू करना है, इकोनॉमिक्स लेकर परस्यू करना है, या इन्होंने बीएड से एमएड का इन्होंने सफर तय करना है। तो डिपेंड करता है। तो तीनों के लिए एलिजिबल है, कनाडा जा सकते हैं, 6.5 नॉट 6 है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो आज हमने 4-5 स्टडीज की है या केस स्टडीज की है, थोड़ी रुक के की है, क्योंकि लाइट्स की दिक्कत आपको बताया मैंने थी। और नेक्स्ट टाइम 23 अप्रैल को इवनिंग 6 o'clock फ्राइडे को हमने लाइव होना है, और केस स्टडी के साथ साथ रेलेवेंसी का कुछ 10-15 मिनट आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे। और पेन पेंसिल लेकर तैयार रहिए, क्योंकि लिखना पड़ सकता है आपको उस वक्त। सो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स कि आप आधा घंटा हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन व्यूअर्स। थैंक यू सो मच। Thank you so much for watching this. Thank you. Take care.